Hello students, I am CS Shweta and today is your third session of Sale of Goods Act. So आपको ध्यान होगा अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारे CMA इंटर पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स में आपका ये जो सिलेबस है कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एथिक्स, इसमें हम पहले सेक्शन पे हैं और पहले सेक्शन के दूसरे स्टडी नोट में है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपना नाम और आप कब आपने क्लासेस परचेज करी थी वो, राइट। सो यू हैव माई नंबर, इफ़ नॉट आई एम राइटिंग हियर अगेन 9811415493. This is my WhatsApp number. So you have to WhatsApp me your name and date of purchase of class. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों की एक लिस्ट बनाती हूँ और वो लिस्ट बनाकर मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती हैं, मुझे कुछ बताना होता है, मुझे मे बी कल को कोई टेस्ट पेपर भेजना है तो वो सब मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कोई टेस्ट कंडक्ट करना है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। So I think this is also one of the mode of communication with you people. So please WhatsApp me your name and when did you purchase your class and where are you from, right? तो आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या मुझे WhatsApp करना है, your name, your city, where are you from and date of purchase. ठीक है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ें मुझे आप WhatsApp करिए so that मैं आपको अपने एक लिस्ट में ऐड कर लूँ। ओके, हैव अ लुक। तो ये चीज़ें आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है। ओके गाइस, तो ये आप ऐसा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, आपको मुझे बताना ज़रूरी है ये। ओके, आप अपना मुझे नंबर, नाम ये सब देंगे तो मैं आपको लिस्ट में ऐड कर लूँगी एंड कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा तो वो आप उससे पीछे नहीं रहेंगे फिर, राइट। चलिए, तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा स्टडी नोट नंबर 2 है, स्टडी नोट 1 हम कर चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ, आपका कमर्शियल लॉ जैसे ही ख़त्म होगा मैं एक बार इसकी कोशिश करूँगी आपको रिवीजन टेस्ट पेपर कराऊँ या कोई टेस्ट कंडक्ट करूँ। मैं कोशिश करूँगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि या तो मैं एक बार सारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद ऐसा करूँगी या शायद हो सकता है सेक्शन ए ख़त्म होने के बाद करूँ। एथिक्स तो हमारा हो चुका है सेक्शन डी, ठीक है ना। सेक्शन ए डी हो जाए उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट करूं, फिर मैं सेक्शन बी एंड देन सी लूंगी, राइट। या शायद मैं पहले सेक्शन सी ले लूं, कंपनी ए से एक्ट कर लूं। देखिए जैसे भी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आप एक बार प्लीज़ मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं ताकि मैं आपका टेस्ट ले सकूं, प्लीज़। ठीक है, और भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं, इसलिए काइंडली सेंड मी योर नंबर, नेम सो दैट आई कैन ऐड यू इन द लिस्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हम लोग कमर्शियल लॉ सेक्शन ए पर हैं और उसके स्टडी नोट नंबर 2 पे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इज इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में हमने काफ़ी बातें कर चुके हैं हम लोग। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, डेफिनेशन, क्या क्या सेल ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, उनकी ओनरशिप कैसे कब कहाँ ट्रांसफ़र होती है, वो सारी और काफ़ी बातें कर चुके हैं। आज हम कुछ बातें करेंगे और बाकी बातें हम अगले सेशन में करेंगे और अगले सेशन में आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन का डेफिनेशंस, एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, बहुत बातें कर चुके हैं इन सब के बारे में, राइट। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है कंडीशन एंड वारंटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडीशन एंड वारंटीज। अब गाइस, कंडीशन एंड वारंटी, आपने कभी सुना है ये कंडीशन एंड वारंटी? कभी आपने कुछ खरीदा है? यस मैम, हम बहुत कुछ खरीदते हैं, हम ऑनलाइन भी खरीदते हैं, हम फिजिकली भी खरीदते हैं। तो यस, कंडीशन सुना है कभी? कंडीशन, हाँ सुना है। बड़ी बार क्या होता है ना, जैसे देखिए आप कुछ खरीदने गए, उसके ऊपर 10% ऑफ आपको मिलेगा, पर कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है कि 10% तब मिलेगा जब आप मिनिमम 5,000 की शॉपिंग करेंगे। 10% तब मिलेगा अगर आप 31 जुलाई तक शॉपिंग करेंगे।
10% तब मिलेगा अगर आपका डेबिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का होगा। तो आपने बड़ी बार सुनी होंगी ऐसी चीजें, अरे बड़ा सुन के लगता है, अरे 50% ऑफ, वेरी नाइस, कंडीशन अप्लाई, सिर्फ सर्दियों के कपड़ों पे 50% ऑफ है, सिर्फ 31 जुलाई तक है। ऐसा आपने ना बड़ी सारी चीजें कंडीशन सुनी हुई है। बट अगर कंडीशन फुलफिल ना करी जाए, सेलर जब भी कुछ बेचता है, हर सेलर नहीं, हर प्रोडक्ट पे नहीं, पर कुछ प्रोडक्ट्स में जब सेलर कुछ सेल करते हैं, दे पुट सम कंडीशन बिफोर बायर्स। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज खरीदनी है तो आपको ये कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले कंडीशन और वारंटी दोनों के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं पहले सिर्फ कंडीशन के बारे में बात कर रही हूं। कंडीशन की एक बार डेफिनेशन ध्यान दीजिए। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेशन का मतलब भी होता है कंडीशन एक तरह से, बट मैम कंडीशन इज अ कंडीशन, सो नो, स्टिपुलेशन का मतलब थोड़ा डिफरेंट है कंडीशन से। दोनों का अगर एक बेसिक मीनिंग देखा जाए तो स्टिपुलेशन का मतलब भी होता है कुछ स्टिपुलेट करना, कुछ कंडीशन डालना आपके ऊपर। सो कंडीशन भी एक तरह की स्टिपुलेशन है, जो एक आधार दी जाती है सामने वाले को, जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives the a right to treat the contract as repudiated। repudiated मतलब cancelled। the breach of which मतलब अगर आपने इसको तोड़ा, इस कंडीशन को, कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो बहुत एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर आप इसको तोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा आपके लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ। ठीक है, गाड़ी बेचने की मेरी कंडीशन है कि मैं कार को जो बेच रही हूं, मैं उसका जो अमाउंट है वो कैश में लूंगी। आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली, सो आई वॉन्ट माई मनी इन कैश, नॉट चेक, नॉट नेट बैंकिंग, नथिंग, आई वॉन्ट माई मनी इन कैश। दिस इज माई कंडीशन। माई सेकेंड कंडीशन, आई विल नॉट कम एंड डिलीवर माई कार टू योर प्लेस, यू हैव टू कम एंड पिक अप माई कार। अगर आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है तो ये मैंने 2-3 कंडीशन डाली। आपने हाँ तो बोल दिया कि हाँ मैम हमें मंजूर है, लेकिन अगर आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना है, जिस दिन गाड़ी डिलीवर होनी है या जो भी है, आपने कंडीशन फॉलो नहीं करी, आप आए मेरे पास, आपने कहा मैम देखिए 2 लाख कैश है, 3 लाख तो हम ऑनलाइन पे कर देंगे। मैंने कहा सॉरी यार, मैंने आपको पहली कंडीशन बोली थी, अगर आप मेरी कंडीशन फॉलो नहीं मतलब फुलफिल नहीं कर सकते, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड फॉर यू, राइट। तो यहाँ कह रहे कंडीशन अगर ब्रीच करा जाए तो विच गिव्स अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ फंडामेंटल नेचर फॉर ब्रीच ऑफ विच द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सेलर ने कोई कंडीशन तोड़ी तो बायर रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, बायर ने कोई कंडीशन तोड़ी तो सेलर रेप्यूडिएट कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वारंटी के ऊपर। वारंटी भी हम में से काफ़ी लोगों ने बहुत बार सुना है। इनफैक्ट हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सुनते ही हैं, मैडम ये ले लीजिए, इस पे 3 साल की वारंटी है, सर इस पे 5 साल की वारंटी है। हम लोग काफ़ी सुनते होते हैं। हर बार हमें वारंटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वारंटी हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स में मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उन पे वारंटी मिलती है। क्या वारंटी सारे सेलर्स देते हैं? सो आंसर इज नो। क्या वारंटी नहीं देंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा? आंसर इज नो। तो वारंटी क्यों बनाई गई है? वारंटी गुड्स के सेल से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि सेलर देता है बायर को। क्या हर सेलर देता है? तो नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, हर सेलर नहीं देता। ये एक तरह की मार्केटिंग टेक्निक है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, कस्टमर अट्रैक्ट, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वारंटी दी जाती है प्रोडक्ट के साथ। वारंटी क्या है? वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल मतलब इट इज सपोर्टिव, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इट इज अ सपोर्टिव कंडीशन एक तरह से। द ब्रीच ऑफ विच, और अगर आपने वारंटी तोड़ी तो इट गिव राइट्स टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। यहाँ कह रहे हैं अगर आपने कंडीशन वारंटी तोड़ी तो सामने वाला डैमेजेस क्लेम करेगा आपसे। क्या करेगा? डैमेजेस क्लेम करने का राइट रखता है, बट
नॉट अ राइट, मतलब ये हक नहीं रखता कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और गुड्स ही नहीं ले रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई, वारंटी, जैसे मैंने आपको कुछ गुड्स बेचे और मैंने आपको 2 साल की वारंटी दी, 6 महीने के बाद वो गुड्स दिक्कत करने लग गए। आप जब मेरे पास आए तो मैंने आपको बोला कि अरे सॉरी, इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ये तो वारंटी में इंक्लूडेड नहीं है। बड़ी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जब जाते हैं सेलर के पास तो कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल देते हैं और ऐसा मना कर देते हैं हमें कि ये वारंटी में इंक्लूड नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, अरे ये पार्ट तो आपने खराब ही कर दिया, ये पार्ट तो वारंटी में है ही नहीं। बड़ी बार ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं ना। क्या कर लेते हैं आप लोगों का, सेलर का, कोर्ट चले जाते हैं आप कि इन्होंने वारंटी देने के बाद भी तोड़ दी, ब्रीच कर दी वारंटी, मैं कोर्ट जा रहा हूं। नहीं जाते हम लोग। जैसे सपोज मेरी घड़ी है, 5,000 की घड़ी है, मतलब सपोज आई बॉट अ वॉच ऑफ 10,000 रुपीज़, टाइटन की मैंने घड़ी खरीदी अच्छी सी 10,000 रुपीज़ की, जिसकी वारंटी है 2 साल की। घड़ी अगर ख़राब हो जाती है और मैं सेलर के पास जाती हूँ और वो सपोज मुझे मना करते कि मैडम सॉरी, ये जो घड़ी का पार्ट है जो ख़राब हो गया वो वारंटी में इंक्लूडेड नहीं है, आपसे शायद कुछ गिर गया होगा या पानी चला गया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये पार्ट ख़राब हो गया, इसके लिए आपको 2500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैं उन पर चिल्ला पड़ी कि अरे 10,000 की घड़ी है, इस पे वारंटी है और अभी भी आप मुझे ये बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट रिपेयर माई वॉच, ये वो मैंने बहुत बोला। अब 10,000 की घड़ी है, फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो मैं इसको एक दूसरे शॉप पे गई ठीक कराने, ऑर्डिनरी शॉप पे गई ठीक कराने। वहाँ पे मेरा 3,200 का खर्चा आ गया घड़ी को ठीक कराने में। अब मैं ये खर्चा कहाँ लेके जाऊं? मैं चाहूं तो कोर्ट जा सकती हूं और कोर्ट जाने के बाद टाइटन वालों को पे करना पड़ेगा मुझे 3,200 रुपीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ठीक करने की, जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देनी थी सर्विस, पर मेरे कहीं और खर्चा लग गया ठीक करने में। बट अब एक बात बताओ, ये 3,200 रुपये के लिए मैं कोर्ट में केस करूंगी? नो, नहीं करूंगी ना, राइट। लेकिन अगर मैं केस करती हूं तो मुझे ये पैसा मिलेगा। अगर एक बात बताइए, हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाना बड़ा ही दुखदाई होता है, बिकॉज डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, बट मेरी तो बहुत विजिट हुई है डेंटिस्ट पे। तो अगर आप में से कभी कोई डेंटिस्ट के पास गया है तो आपने कभी देखा है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनके पास, इतने बड़े बड़े बेड्स होते हैं। दोज मशीन्स, दोज बेड्स, दोज इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्ट इन लैक्स। 20-20 लाख रुपए के ये गुड्स होते हैं, 20-20 लाख के, है ना। तो एक बात बताइए, ये 20 लाख की अगर एक मशीन है और ये खराब हो जाती है, इस पे भी वारंटी होगी। सपोज इस पे 2 साल की वारंटी है और इसका भी कुछ खराब हो गया जो सेलर मना कर रहा है, जैसे नॉर्मल घड़ी के सेलर ने मना करा, इसके सेलर ने भी मना करा, तो जो डॉक्टर है वो अपनी मशीन को ठीक कराता है बाहर से, जहाँ पे उसका 3 लाख रुपए लग जाते हैं। अब वो तो कोर्ट में जरूर भरेगा, वो कहेगा मैं क्यों 3 लाख दूं भाई, 10,000 20,000 लॉयर के चले जाएं, कोई नहीं, 3 लाख तो रिकवर करूं मैं सेलर से जिसने मुझे ऐसे खराब मशीन दे दी। यहां पे कोर्ट में केस करेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अमाउंट बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको फिर भी बोला, जो हक है बायर का, वो चाहे घड़ी हो या डेंटिस्ट की बड़ी सी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो, राइट दोनों का सेम है। लेकिन बड़ी बार एज अ बायर हम लोग ये राइट एक्सरसाइज नहीं करते बिकॉज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द गुड्स, राइट। तो आप लोग ये बात समझिए कि कंडीशन होता है गुड्स खरीदने से पहले, आपको बताई जाती है कि गुड्स खरीदने की ये कंडीशन है। अगर आप कंडीशन तोड़ते हैं या सेलर कंडीशन तोड़ता है तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। वारंटी तो सिर्फ सेलर ही देता है बायर को, तो वारंटी तो तोड़ भी सेलर ही सकता है। अगर सेलर ने वारंटी तोड़ी तो बायर सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, राइट। एक बार यहां देखिए जरा, whether a stipulation or contract of sale is condition or warranty depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be condition, though called warranty in a contract. तो यहाँ कह रहे हैं कंडीशन वारंटी भी बन सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन करते हैं हम लोग। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल होती है, वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल होती है, एसेंशियल नहीं होती है, ठीक है। एग्री पार्टी अगर कंडीशन तोड़ती है तो सामने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं? देखिए,
अगर आपने कंडीशन तोड़ी तो मैं एग्रीव पार्टी, मैंने कंडीशन तोड़ी तो आप एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी वो होती है जिसके साथ गलत हुआ है, या फिर आप उसको इंजर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं। अग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है अगर आपने कंडीशन तोड़ी है तो, लेकिन यहां पे एग्री पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है अगर आपने वारंटी तोड़ी है तो, ठीक है ना। तो वारंटी टूटने पे अग्री पार्टी सिर्फ डैमेज क्लेम करती है, कंडीशन टूटने पे एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकती है। ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as breach of warranty. This would happen where the agree party is contended with damages only. अच्छा, ये एक मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ। सपोज मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और मैंने आपने एक मेरे सामने कंडीशन रखी एज अ बायर कि मैडम देखिए हमें जो गाड़ी की डिलीवरी है ना वो वीकेंड में चाहिए क्योंकि हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, तो हमें वो गाड़ी में ही जाना है, तो हमें गाड़ी की डिलीवरी चाहिए। मैंने एक कंडीशन तोड़ दी, मैंने गाड़ी की डिलीवरी नहीं करी सैटरडे संडे में। अब लॉ कहता है कि अगर कोई कंडीशन तोड़ दे तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, तो आपके पास तो राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। पर आपने क्या करा, आपने ना मेरी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी तो आपने कहा ठीक है मैडम हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहे, लेकिन हमें गाड़ी लेके जानी थी आपकी दिल्ली से बाहर, अब हमें कैब करनी पड़ी, कैब का आने जाने का खर्चा 12,000 रुपये है, तो 12,000 आप हमें पे करेंगे। हमें डैमेज हुआ ना, तो मैंने 12,000 तुम्हें पे कर दिए। तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बजाय क्या करा, डैमेज ले लिया मुझसे। तो तुमने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर दिया। यस और नो? जो ब्रीच ऑफ कंडीशन तोड़ने पे सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, ब्रीच ऑफ वारंटी में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, सिर्फ डैमेज ले सकती है। तुमने क्या करा, कंडीशन के टूटने में डैमेज क्लेम कर लिया, तो तुमने ब्रीच ऑफ वारंटी को कैसे ट्रीट कर दिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रीट कर दिया, ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह, ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दिस वुड हैपन व्हेन द एग्री पार्टीज कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड विद द डैमेजेस ओनली। यहां कह रहे हैं ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ डैमेज क्लेम करते हैं। अब आप डैमेज ही क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हो, तो इसका मतलब ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन और वारंटी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है। अगर कंडीशन फुलफिल ना करी जाए तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। वारंटी के टूटने पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटता है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो कंडीशन को वारंटी कब बना देते हैं? पहला, subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to the breach of condition as breach of warranty and not as a ground for treating the condition contract as repudiated. तो यहाँ कह रहे हैं कि जहां पे सेलर को एक कंडीशन फुलफिल करनी थी, वहां बायर ने कंडीशन को वेव कर दिया, वेव मतलब खत्म कर दिया, या फिर उसने क्या करा, कंडीशन टूटने पे उसने वैसे ही ट्रीट करा जैसे ब्रीच ऑफ वारंटी में करते हैं। दैट मीन्स उसने सिर्फ डैमेज क्लेम करे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। तो इसने कंडीशन को कैसे ट्रीट कर दिया, वारंटी की तरह। दूसरा, not severable and the buyer has accepted the goods are part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the goods as repudiated. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वैसे पहले मुझे आपको एग्जाम्पल ही बताना चाहिए था। एग्जाम्पल सुनिए, उसके बाद ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपने ना, मैं एक सेलर हूं और मैं बेचती हूँ लैपटॉप, लैपटॉप की एक्सेसरीज, ये टच पेन, टच पैड, माइक, कैमरा, ये सब बेचती हूँ, ठीक है। अब मैंने ना आपको लैपटॉप दिया, ठीक है। आपने बड़ी सारी चीजें ऑर्डर करी थी, आपने लैपटॉप ऑर्डर किया था, टच पेन ऑर्डर किया था, नोट पैड ऑर्डर किया था, ये जो पैड होता है जिसपे हम लिखते हैं, कैमरा आपने ऑर्डर किया था, तो बड़ी सारी चीजें आपने ऑर्डर करी थी। आपने कहा था ये सारी चीज़ें हमें सैटरडे को चाहिए, क्योंकि मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। मैंने क्या करा, आधी चीज़ें तो सैटरडे कर दी डिलीवर, बाकी चीज़ें ट्यूसडे। मतलब इसका मतलब जो मंडे था वो तो निकल गया, मतलब मंडे को आपकी क्लास थी बच्चों के साथ, और मैंने, आई एम अ सेलर, आपके बोलने के बावजूद मैंने हाफ आइटम्स
डिलीवर कब कर दिए? सैटरडे, और बाकी कब डिलीवर कर दिए? ट्यूसडे। अब एक बात बताइए, मैंने कंडीशन तोड़ी या नहीं तोड़ी? मैंने डेफिनेटली तोड़ी कंडीशन, लेकिन आधे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सैटरडे को। अब आप चाह के, अच्छा ये तो आपने सुना है ना कि कंडीशन तोड़ने पे सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। मैंने कंडीशन तोड़ी, अब आप क्या कर सकते हो? मैम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे हम आपके साथ। तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? मेरे आधे प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करने लग गए हो तुम। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहां पे गुड्स नॉट सेवरेबल होते हैं और बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं गुड्स और उनके पार्ट्स कुछ एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो ब्रीच ऑफ अगर कंडीशन होती है जो सेलर को करनी थी लेकिन ब्रीच कर दिया उसने, जैसे मैंने सारे प्रोडक्ट ट्यूसडे मतलब सारे प्रोडक्ट सैटरडे करने थे बट कुछ ट्यूसडे कर दिए, तो आप चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। आप सिर्फ मुझसे क्या क्लेम कर सकते हैं? डैमेजेस। तो इसका मतलब आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे कर दिया? ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट। ठीक है, करना ही पड़ा। रेमेडी इज अवेलेबल टू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। यहां कह रहे हैं कि बायर के पास क्या क्या रेमेडी है। अच्छा, रेमेडी का मतलब क्या होता है? चलिए आपको ये सारी बातें समझ में आ गई ना, कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या है, और कैसे कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर देते हैं, कौन से केसेस में कर देते हैं, राइट। चलिए आगे टॉपिक देखिए। रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर, मतलब बायर के साथ, बायर इंजर्ड पार्टी है, ठीक है ना, और कंडीशन ब्रीच करी है किसने? सेलर ने। तो बायर के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है? पहला, बायर अफेक्टेड पार्टी, अफेक्टेड पार्टी मे क्लेम रिफंड ऑफ प्राइस एंड रिजेक्ट द गुड्स। देखिए आप बायर हैं, मैं सेलर हूं, मैंने कोई कंडीशन तोड़ी। आप ये सोचिए कि हम, मैम सेलर है, हम बायर, और मैम ने कोई कंडीशन तोड़ दी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, आप अफेक्टेड पार्टी हो ना, तो आप क्लेम कर सकते हो रिफंड ऑफ प्राइस, मैम पैसे वापस करो, और गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने कंडीशन तोड़ी है। और पता ना कंडीशन तोड़ने पे सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, तो क्या करोगे? प्राइस, अपना पैसा मांगोगे वापस जो दे दिया एडवांस, और गुड्स को रिजेक्ट करोगे। इलेक्ट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कैन क्लेम डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। तो ये आप क्या करेंगे? आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और सिर्फ क्या क्लेम कर रहे हो? डैमेज, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहे हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो? अफेक्टेड पार्टी ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी, ही कैन नॉट रेप्यूडिएट, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते बट सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हैं। No remedy is available when the fulfillment of condition is excused by law by means of impossibility or otherwise। यहाँ कह रहे हैं कुछ केसेस में क्या होता है कि आप जो कंडीशन फुलफिल करना चाहते थे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हो गया पूरे इंडिया में, मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आपने गुड्स मंगवाए थे और आपने कहा था कि ये गुड्स डिलीवर हो जाने चाहिए सैटरडे को, उससे पहले लॉकडाउन लग गया, घर से कोई बाहर निकल नहीं सकता, मैं गुड्स को कैसे डिलीवर कर दूं सैटरडे को? नहीं कर सकती ना। सो इन दैट केस बाय लॉ, बिकॉज ऑफ द लॉ आई कुड नॉट फुलफिल माई कंडीशन, एंड इफ बिकॉज ऑफ लॉ आई कुड नॉट फुलफिल माई कंडीशन, देन आप मेरे कंडीशन को एक्सक्यूज कर सकते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी कौन देता है पहले बताओ? सेलर देता है। तो ब्रीच भी कौन करेगा? सेलर ही करेगा। तो अगर सेलर वारंटी तोड़ेगा तो उसके क्या अंजाम होंगे? पहला, द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू रिजेक्ट द गुड्स। तो अगर सेलर वारंटी तोड़ता है तो बायर क्या करता है? वो डैमेजेस क्लेम करता है पर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता और ना ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। बायर स्यू करेगा डैमेजेस के लिए। अगर कुछ ऐसा वारंटी है जो मैं फुलफिल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लॉ, तो फिर मैं बायर को कोई रेमेडी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वही कंडीशन की तरह। अब यहां पे ना कुछ टॉपिक हैं, लेट्स चूज अ न्यू कलर। यस, इम्प्लाइड कंडीशंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इम्प्लाइड वारंटीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। लेकिन सबसे पहले हमें कोई ये बता दे कि कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है। अब यहां ध्यान से देखिए, कंडीशंस।
कंडीशंस वो होती हैं जो सेलर बायर के ऊपर लगाता है या फिर बायर सेलर के ऊपर लगाता है। कंडीशन दो प्रकार की होती हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ये आपकी स्टडी मॉड्यूल में भी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैं भी सेलर हूँ, डोमिनोज भी सेलर है, मैकडॉनल्ड्स भी सेलर है, नाइकी भी सेलर है। ये सब के सब अगर कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं अपने गुड्स को बेचने में, तो सबकी कंडीशन अलग ही होगी ना। मैं अपने हिसाब से कंडीशन लगाऊंगी, बाकी सारी कंपनीज अपने हिसाब से कंडीशन लगाएंगी। एक्सप्रेस कंडीशन होती हैं जो ओरल होती हैं और या फिर रिटन होती हैं। ठीक है, ओरल होती हैं या फिर रिटन होती हैं। ये एक्सप्रेस कंडीशंस बोल के या लिख के बताई जाती हैं। हर सेलर अपने बायर को अपने हिसाब से कंडीशन बताता है, वैसे ही हर बायर अपने सेलर को अपने हिसाब से कंडीशन बताता है। वो हम यहां कैसे डिस्कस कर सकते हैं? यहां हम डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस कंडीशन तो मैम कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है ना, कौन क्या कैसे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। इम्प्लाइड कंडीशन ऐसी होती हैं जो चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हो, ये कंडीशन तो लगती ही लगती हैं। ये वो कंडीशंस हैं जो लॉ के तरफ से दी गई हैं। तो हम कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहली इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब यहां पे है नाम, ओनरशिप, हक। तो यहां कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को भी गुड्स बेचे हैं तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है लॉ की तरफ से कि आप उसको टाइटल भी ट्रांसफर करेंगे। और पहली बात है, बिना टाइटल ट्रांसफर करे तो कोई सेल होती भी नहीं है। तो टाइटल ट्रांसफर करना एक बेसिक कंडीशन है हर सेल की, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। सेकेंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप बायर को जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गुड्स की, आपको वैसे ही गुड्स बेचने हैं। जैसे मैं एक अपना फर्नीचर बेच रही हूं और मैंने टेबल की हाइट, लेंथ, ब्रेथ जो जो डिस्क्रिप्शन में दी है, गुड्स वैसे ही होने चाहिए। अगर गुड्स वैसे नहीं हुए, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन बाय लॉ। अगर गुड्स वैसे नहीं हुए तो बायर आपको गुड्स रिटर्न, रिजेक्ट और आप पे केस भी कर सकता है। ठीक है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। गुड्स ना फिट फॉर यूज होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अब जैसे आपने ऑर्डर करा मिल्क, घर लाए तो दूध खराब निकला। अब सेलर आपको बोले अरे सर कोई नहीं, खराब ही तो हो गया, पनीर बना लो इसका। ऐसा नहीं होता। गुड्स का जो पर्पस है वो पर्पस फुलफिल करना चाहिए और वो फिट फॉर यूज होने चाहिए। दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन बाय लॉ। अगर सेलर ये कंडीशन तोड़ता है तो बायर उसको गुड्स वापस कर सकता है। सेल बाय सैंपल। आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर एंड मैं परफ्यूम बना के बेचती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने परफ्यूम का आपको सैंपल दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आपने मेन प्रोडक्ट ऑर्डर करा वो तो सैंपल जैसा था ही नहीं। अगर ऐसा आपको मिलता है कहीं पे भी केस, तो आप सेलर को गुड्स वापस कर सकते हो, बिकॉज सेलर के ऊपर इम्प्लाइड कंडीशन है लॉ की तरफ से कि जो भी गुड्स हैं वो सैंपल के हिसाब से ही होने चाहिए, राइट। सो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो सेलर बताता नहीं है, बट दीज आर इम्प्लाइड कंडीशन बाय लॉ। इम्प्लाइड वारंटीज। अच्छा, वारंटी क्या होती है? वारंटी आज तक हमने यही सुनी है, 6 महीने की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है, यही सुना है ना। यहाँ पे देखिए एक बार, तो वारंटीज हमने आज तक यही सुना है कि कितने साल की वारंटी है, कितने समय की वारंटी है, राइट। तो वारंटी हम पहली बात है देता कौन है? वारंटी कौन देता है? सेलर देता है। एक सेकेंड, यस, वारंटी कौन देता है? सेलर देता है। किसको वारंटी देता है? बायर को, राइट। तो सेलर वारंटी देता है बायर को। बायर को जब वो बताता है ओरल में या राइटिंग में, देखिए वारंटी भी वही 2 प्रकार की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो जब सेलर बायर को बताता है कि मैं 6 महीने की वारंटी दे रहा हूं बोल के या लिख के देता है, इसको एक्सप्रेस वारंटी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हर सेलर अपने हिसाब से बायर को अपनी मतलब वारंटी अलग अलग होती है उनकी। तो यहाँ पे हम इम्प्लाइड वारंटी की बात कर रहे हैं, जो कोई भी सेलर बोलता नहीं है गुड्स बेचते समय, पर उसके ऊपर ये इम्प्लाइड वारंटी लग रही होती है बाय लॉ। तो लॉ कहता है देयर इज अ इम्प्लाइड वारंटी बाय सेलर टू बायर
पहली वारंटी क्या है? क्वाइट पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल गुड्स। क्वाइट का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, मैं क्या लिखूं? नो रुकावट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब कि आज गुड्स नहीं मिल सकते, कल नहीं मिल सकते, नहीं। ये वारंटी होती है सेलर की, अगर आपने मुझसे गुड्स खरीदे तो मैं इसकी आपको पोजीशन दे दूंगा जैसे ही आप गुड्स खरीदेंगे। अगर एक बार गुड्स आपने सेलर से खरीद लिए तो सेलर आपको गुड्स की पोजीशन देने से रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो अगर आपने सेलर से एक बार गुड्स ले लिए तो गुड्स आपकी पोजीशन देने से रोक नहीं सकता सेलर। सेकेंड, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस का गाइस मतलब होता है डिफेक्ट्स। क्या मतलब होता है? डिफेक्ट्स। तो ये वारंटी है, सेलर देता है बायर को, बोलता नहीं है पर लॉ की तरफ से वारंटी है कि जो गुड्स हैं वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर डिफेक्टिव निकलेंगे तो बायर उनको वापस करेगा। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। तो जो भी गुड्स खरीदे जा रहे हैं दे आर फिट फॉर यूज, जैसे ऊपर भी कंडीशन में हमने बात करी थी, वैसे वारंटी भी होती है सेलर की तरफ से, द गुड्स आई एम सेलिंग आर फिट फॉर यूज। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब आप कहोगे मैम हम जब कुछ खरीदने आते हैं सेलर तो हमें नहीं बताता कि ये चीज का डेंजर नेचर क्या है। कभी आपने देखा नहीं है पैकेट के ऊपर लिखा होता है डू नॉट डिस्पोज दिस प्रोडक्ट लाइक दिस, do not give this to children under 12 years of age, do not put it near fire, डिओड्रेंट के पीछे लिखा होता है। तो डेंजरस नेचर बता तो दिया उन्होंने, और क्या डेंजरस नेचर बताएंगे? अगर फिर भी आप डेंजर काम कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देयर इज अ वारंटी बाय सेलर कि दे डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो ये कुछ इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी थी जो लॉ की तरफ से दी जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर। अगला एक टॉपिक है हमारा, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये भी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? कैविएट एम्प्टर। इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब होता है बायर खुद ध्यान रखे कि वो क्या खरीद रहे हैं। हर चीज के लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते आप। बायर खुद ध्यान रखे कि वो क्या खरीद रहा है, हर चीज के लिए यू कैन नॉट ब्लेम सेलर। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कुछ गुड्स खरीदने गई, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आए तो सेलर ने बोला कि आप ये प्रोडक्ट को 15 दिन में एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैं 15 दिन में एक्सचेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे गुड्स ही नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो सेलर कहेगा सॉरी ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए कैविएट एम्प्टर एक लैटिन वर्ड है जो कहता है लेट द बायर बीवेयर। This principle states that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of quality which he requires. तो यहाँ कह रहे हैं जब भी बायर कुछ गुड्स खरीदने जाता है उसको खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो वो गुड्स खरीद रहा है वो बिल्कुल ठीक है और उसके पर्पस के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है? हर चीज के लिए आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को पकोड़े तलने हैं, कुकिंग करनी है। अब कुकिंग के लिए तो कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो मिस्टर ए शॉपकीपर के पास जाते हैं, सेलर के पास जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और वहां बोलते हैं कि मुझे ना आंवला ऑयल दे दो 1 लीटर। शॉपकीपर भी हैरान हुआ कि सर पे बालों पे लगाने वाला तेल 1 लीटर चाहिए, बट उसको तो अपनी चीज बेचनी है, उसने दे दिया 1 लीटर आंवला ऑयल। मिस्टर ए घर आए, उन्होंने आंवला ऑयल डाला कढ़ाई में और पकोड़े तले। छी याक मैम, क्या आप तो पकोड़े खाए नहीं जाएंगे? क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? अब तो जब भी पकोड़े खाएंगे हमें आंवला ऑयल की खुशबू आएगी, करिश्मा कपूर याद आएंगी। ठीक है? नहीं, अब तो करीना कपूर इज ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर, राइट? एनीवे, एक बात बताइए, मिस्टर ए ने जब ये पकोड़े खाए या अपने गेस्ट को खिलाए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या वो इस चीज के लिए सेलर को ब्लेम कर सकता है? नो मैम, नेवर, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इनमें से किसी की डेथ भी हो जाती है खा के, तब भी वो कोर्ट भी चले जाए, तब भी सेलर अफेक्ट नहीं होगा। सेलर कहेगा आई विल यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर कि वो क्या खरीद रहा है। अनदर एग्जाम्पल,
अगर मिस्टर ए ने सेलर को ये बोला होता कि सर मुझे ना एक कुकिंग ऑयल दे दीजिए, अब मिस्टर ए को कोई नॉलेज नहीं है कि कुकिंग ऑयल कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसने बस ये बोला मुझे कुकिंग करनी है, कुकिंग ऑयल दे दीजिए, और सेलर ने आंवला ऑयल पकड़ा दिया। अब अगर कुछ भी होता है उसके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मिस्टर ए ने स्पेसिफाई कर दिया था रीजन कि उनको क्या खरीदना है और क्या खरीदना है और कितना खरीद और किस पर्पस के लिए चाहिए, राइट। In simple words, it is not the seller's duty to give to the buyer the goods which are fit for suitable purpose. किस पर्पस के लिए बायर को चाहिए वो बायर को बताना पड़ेगा। If he makes a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or do not serve the purpose. तो वो सेलर को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखा था वो सेलर को ब्लेम कर सकते थे क्योंकि उन्होंने पर्पस बता दिया था। लेकिन अगर आप पर्पस नहीं बता रहे हो, एक चीज मांग रहे हो और सेलर ने वही चीज आपको दी है, तो आप हर चीज के लिए सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 16 कहता है द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पटर। डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पटर कहता है यू कैन नॉट ब्लेम सेलर, यू कैन नॉट ब्लेम सेलर, राइट, बट देर आर सम एक्सेप्शंस विच सेज दैट यू कैन ब्लेम सेलर। आप सेलर को ब्लेम कर सकते हैं। पहला केस, अगर सेलर ने आपको झूठी रिप्रेजेंटेशन दी और आपने उसी में भरोसा करके गुड्स खरीदे हैं और अगर गुड्स डिफेक्टिव निकले, आप सेलर को ब्लेम कर सकते हैं। अगर सेलर ने जानबूझ के कुछ छुपाया है, कंसील्स मतलब कोई डिफेक्ट छुपाया है जो आपको नहीं दिखा और बाद में अगर डिफेक्टिव निकला, तो आप सेलर पे ब्लेम कर सकते हैं। जहां पे बायर ने किस पे भरोसा करके गुड्स खरीदे हैं, सेलर पे। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने भी तो यही बोला था कि सर कुकिंग ऑयल चाहिए भैया, कुकिंग ऑयल दे दो, तो उसने कुकिंग ऑयल बोला ये सोच के कि सेलर को पता होगा कुकिंग ऑयल क्या है, वो अपने आप मुझे देगा कुकिंग ऑयल। और अगर उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कम्युनिकेट करा पर्पस, जैसे मैंने वो पर्पस बताया था कि कुकिंग ऑयल चाहिए जिसके लिए गुड्स चाहिए, तो यहाँ पे सेलर को ब्लेम करा जा सकता है। जहाँ पे गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदे गए हैं और कुछ गुड्स को अगर खराब निकलते हैं गुड्स, तो सेलर को ब्लेम करा जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसमें सेलर को ब्लेम करा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर। डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर प्रिंसिपल है सेलर के लिए, सेलर के बचाव के लिए, लेकिन कुछ केसेस में आप सेलर हर चीज में नहीं बच सकता, आप उन पे केस कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पार्टीज कौन कौन है, सेलर और बायर, दोनों की क्या परफॉर्मेंस है। सेलर की परफॉर्मेंस है गुड्स को बेचना और बायर की परफॉर्मेंस है पे करना, सिंपल। सेक्शन 31 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम, राइट। परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, पेमेंट एंड डिलीवरी करना, बायर का हक आता है गुड्स को एग्जामिन करना, गुड्स को एक्सेप्ट करना, और बायर की लायबिलिटी आती है टू पे। ये कुछ परफॉर्मेंस होती हैं जो दोनों पार्टीज को करनी होती है। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, मतलब बड़ी बार ऐसा होता है, आप भी देखते होंगे, आपने कोई फर्नीचर मंगवाया है तो आप सेलर को बोलते हो कि भैया ये एडवांस रख लो, बाकी हम तब देंगे जब डिलीवरी होगी, राइट। तो बड़ी बार ऐसा होता है कि पेमेंट एंड डिलीवरी साथ साथ कंडीशंस होती हैं, पे में एक हाथ से डिलीवरी और दूसरे हाथ से पेमेंट। सेक्शन 32 कहता है प्रोवाइड्स दैट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट अनलेस, अगर आपने कुछ और अग्री करा है, कभी कभी सेलर कहता है मुझे पूरी पेमेंट चाहिए उसके बाद ही हम डिलीवर करेंगे। द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। The buyer shall be ready and willing to pay price in exchange of goods। तो यही बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेमेंट एंड डिलीवरी कॉन्करेंट होता है। पेमेंट के लिए हमेशा आपका बायर रेडी होना चाहिए कि मैं गुड्स की तभी डिलीवरी लूंगा जब मैं पेमेंट करूंगा। सेलर बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि मैं पेमेंट लेके गुड्स को डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट इन जनरल। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये साथ साथ होता है, कभी कभी सेलर कहता है मुझे पूरे पैसे यहाँ चाहिए उसके बाद मैं डिलीवरी करूंगा आपके गुड्स की, तो ऐसा भी होता है कि पेमेंट पहले हो जाती है डिलीवरी बाद में, लेकिन जनरली पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली, राइट गाइस। आगे देखिए, आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स। काफी बड़ा टॉपिक है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राइट।
उसके बाद अनपेड सेलर है हमारा एक टॉपिक, ये चार्ट हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, उसके बाद हमारा है ऑक्शन सेल, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। तो नेक्स्ट सेशन में वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हमने जितना भी करा है प्लीज़ रिवाइज करिए। हमारा जो लॉ है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन ये ईजी तब बनता है जब आप साथ साथ रिवाइज करते रहते हैं। मैं हर सेशन में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ रिवाइज करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू व्हाट्सएप मी। आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे 9811415493, अपना नेम, सिटी एंड डेट ऑफ परचेज, ये आप मुझे बस मैसेज कर दीजिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके जो भी, मैं आपको लिस्ट में ऐड कर लूँगी, मैं ये नहीं कह रही लिस्ट में ऐड करते ही मैं आपको नोटिफिकेशन या कुछ भेजूंगी, नो, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को वो मिले, तो इसलिए प्लीज़ ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ बच्चे मेरी लिस्ट में एडेड हैं तो मैं सिर्फ उन्हीं को भेज रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको नहीं। तो यू ऑल आर माई स्टूडेंट फॉर परचेज माई क्लासेस, सो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, ठीक है। डो नॉट हेजिटेट, जस्ट व्हाट्सएप मी so that I can store your number. In case of any information I need to give, I can give you. In case of any doubt you have, you can ask me, right? So please guys, start studying, study hard, stay safe and rock your exams, okay? Thank you so much. See you in the next sessions. Study hard, stay safe. Thank you.